और ब्रेक के बाद स्वागत। और इस वक्त की बड़ी खबर, आज दिल्ली में खड़गे के आवास पर बैठक होनी है। तेजस्वी यादव और खड़गे की ये बैठक होगी। आज दोपहर से पहले बैठक की जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले अहम बैठक की जाएगी। तो तेजस्वी यादव और खड़गे की बैठक होगी, इसमें सीटों को लेकर के बातचीत होगी। इसके साथ साथ सीएम चेहरा को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच तकरार अभी बरकरार है, क्योंकि तेजस्वी का नेतृत्व फिलहाल स्पष्ट रूप से स्वीकार करती हुई कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। जो नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी इस दौरान रहेगी और स्थिति बिहार में क्या है संगठन के तौर पर, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो अहम बैठक आरजेडी और कांग्रेस के बीच, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव की अहम मुलाकात आज। आज हम लोगों की औपचारिक मीटिंग है और हम लोग बात करेंगे और आगे इलेक्शन में बिहार को लेके क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। सीएम नीतीश कुमार ने अंबेडकर जयंती पर दलितों और पिछड़ों को बड़ी सौगात दी। सीएम नीतीश ने अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की और बीजेपी और जेडीयू ने एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। दलितों के सबसे बड़े नेता बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी दावेदारी में लगे हैं। आम्बेडकर जयंती के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कई योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने आम्बेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर आम्बेडकर समग्र सेवा अभियान पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति जनजाति प्रोत्साहन राशि का चेक लाभार्थियों को दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस अभियान की शुरुआत पर कहा कि नीतीश हमेशा दलितों और पिछड़ों की चिंता करते हैं। तो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कहते हैं कि नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं जो बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह अंबेडकर साहब के जयंती के अवसर पर इतना बड़ा योजना बिहार के एससी वर्ग के सभी गरीब दलित पिछड़े जो हैं उनकी चिंता करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हम तो यही इस अवसर पर कहना चाहते हैं कि आज भले ही महापुरुषों के नाम लेने वाले और भी नेता मिल जाएंगे, दल मिल जाएगा, लेकिन उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके सपनों को सजाने वाले एकमात्र नेता नीतीश जी। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार ने आम्बेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत कर दलितों को बड़ी सौगात दी है। इस अभियान में गरीब और पिछड़ों की क्या जरूरतें हैं, इस पर भी सर्वे होगा। इस अभियान के तहत 60,000 से ज्यादा छोटे बड़े SC/ST टोलों में विशेष विकास शिविरों के जरिए सरकार की 22 प्रमुख योजनाओं सहित अन्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा और हिंदुओं के पलायन के बाद जिस खबर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो है वक्फ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान, जिसमें उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर और वक्फ बिल को लेकर विपक्ष का तुष्टीकरण का एजेंडा पंचर कर दिया। प्रधानमंत्री ने बयान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर हरियाणा के हिसार में दिया। प्रधानमंत्री ने आम्बेडकर जयंती के मौके पर वक्फ कानून का जिक्र करते हुए विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने ऐसा वक्फ एक्ट बनाया जिसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी और ये काम कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए किया था। कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दे पर भी निशाना साधा। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब SC, ST, OBC के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया।
डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी की बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि खुद अंबेडकर मानते थे कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए और लाखों लोगों की लाशों पर देश का बंटवारा हुआ। आजादी के 77 साल बाद आज इसी तुष्टीकरण की नीति की वजह से मुर्शिदाबाद की स्थिति बेहद भयानक बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंबेडकर जयंती पर सियासी वार पलटवार जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय यहां पर उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय अंबेडकर को याद करती है। कांग्रेस अंबेडकर को भूल चुकी थी। जब गैर कांग्रेसी सरकार आई तो उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंचतीर्थ की स्थापना कर वैश्विक मंच पर उनकी पहचान को मजबूत किया। सीएम चेहरे पर मांझी ने कहा, विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जीत के बाद उन्हें सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। बिहार में अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के चेहरा पर, और चुनाव के बाद हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को ही हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। किसी दूसरे की बात ही नहीं आती है। लोग भूल चुके थे, कांग्रेस वालों ने जो आज वो जयंती मनाते हैं वो भूल चुके थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, यानी कि नन कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो बाबा अम्बेडकर को जानने और उनको प्रचार करने का प्रयास किया और तभी फिर भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो पंचतीर्थ की स्थापना कर खास करके नंदन में उनके निवास को अंबेडकर स्मारक के रूप में संसार के सामने रखने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून के तहत गरीब लोगों के पकड़े जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर गंभीर मुकदमे दर्ज नहीं है उनके लिए विचार किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार इस पर काम कर रहे हैं। वो बात आज कर रहे हैं, वो बात हम लोग पहले ही से कह रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार भी इस पर बहुत एक्टिवली विचार कर रहे हैं कि जो गलत फंसा दिए गए हैं, शराबबंदी ठीक है, लेकिन शराबबंदी के क्रम में जो लोग गलत किए हैं, फंसा दिए गए हैं पुलिस के द्वारा या एक्साइज पदाधिकारियों के द्वारा, और उनका जो केस मुकदमा है बहुत सीरियस नहीं है, उन पर विचार किया जा रहा है। इसलिए वो पहले क्या कहेंगे, वो आवेंगे तब ना। वो तो न उमन हुई है न राधा नाची हैं। खबर दरभंगा से, जहां बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने देश की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के वर्तमान हालात बेहद अच्छे हैं और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े होने के लक्ष्य को भी दोहराया। बता दें कि राज्यपाल रेड क्रॉस सोसाइटी भवन के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दरभंगा पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। देश की स्थिति में इस तरह मानता हूं कि आपने आज हर एक के दिमाग में बिल्कुल साफ है। अगर आप संतुष्ट हो जाएं तो आप फिर यहीं रुक जाएंगे, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए बगैर आगे बढ़ने का संकल्प वो हर तरफ नजर आता है कि हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करना है। और इस बीच बड़ी खबर, जहां पुणे के कारोबारी का शव मिला है। जहानाबाद में संदिग्ध हालत में शव मिला है। लक्ष्मण साधु शिंदे का शव मिला है। 13 अप्रैल को अपहरण का केस दर्ज किया गया था। मामले में 3 आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। साइबर क्राइम से जुड़ी यह घटना सामने आई थी। तो देखिए, जहानाबाद में संदिग्ध हालत में इनका शव मिला है। पुणे के कारोबारी का शव बरामद किया गया है। लक्ष्मण साधु शिंदे नाम जिनका शव बरामद किया गया है। 13 अप्रैल को अपहरण का केस दर्ज किया गया था और इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये उस घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर पुलिस पहुंच चुकी है और हत्या की आशंका जताई जा रही है और इस एंगल से जांच कर रही है। तो 3 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, अब शव मिल चुका है, इस कारोबारी का अभी अपडेट क्या है? देखिए, ये कारोबारी पटना पहुंचे थे और उसके बाद ये अचानक से गायब हो गए थे। हालांकि जब ये लक्ष्मण साधु शिंदे पटना पहुंचे थे तो उसके बाद इन्होंने पुणे में अपनी पत्नी को फोन किया था, उनसे बातचीत भी की थी, लेकिन इसके बाद ये अचानक से गायब हो गए थे।
और पटना के एयरपोर्ट थाने में इनके साले ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। लेकिन कल जहानाबाद में एक डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद डेड बॉडी की पहचान हुई इसी पुणे कारोबारी लक्ष्मण साधु सिंधे को लेकर, और इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजन पटना पहुंच गए हैं और फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में एक्शन मोड में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो साइबर क्रिमिनल्स बताए जा रहे हैं, यानी साइबर क्रिमिनल्स ने इनकी हत्या की है। अब तक की छानबीन में यह बात सामने आई है और पटना पुलिस आज पूरे मामले का खुलासा करेगी। दिन में तकरीबन 10:30 से 11 बजे पटना एसपी सेंट्रल जो है वो इस पूरे मामले में बताएंगे कि कैसे इनकी हत्या की गई है, कैसे इनको किडनैप किया गया और जहानाबाद में कैसे सड़क किनारे इनकी डेड बॉडी जो है वो मिली थी। तो कुल मिलाकर पटना पुलिस ने इस मामले का करीब डिटेक्शन कर लिया और देखना होगा किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले का आज खुलासा करती है। राहुल जी, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर, भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा। झारखंड की 5 महिला खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। सलीमा टेटे और बहन महिमा टेटे शामिल हैं। सलीमा टेटे टीम की कप्तानी करेंगी। ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग शामिल है। अंजना डुंगडुंग को भी टीम में जगह मिली है। महिला हॉकी टीम में सिमडेगा का सिक्का है। सभी 5 खिलाड़ी सिमडेगा से हैं। देखिए, टीम में कुल 26 सदस्य शामिल हुए हैं। 26 अप्रैल से 4 मई तक प्रतियोगिता होगी। ऑस्ट्रेलिया में यह हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें सिमडेगा की 5 बेटियां शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है 26 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक। बताते चले आपको, टीम में कुल 26 सदस्य शामिल हैं। सिमडेगा का सिक्का चला है क्योंकि सिमडेगा की 5 बेटियां हैं महिला हॉकी टीम में जिनको जगह मिली है। अंजना डुंगडुंग को भी टीम में जगह मिली है। दीपिका सोरेंग टीम में है। ब्यूटी डुंगडुंग भी है। सलीमा टेटे भी है इस टीम में। और आपको बता दें कि सलीमा टेटे ही टीम की कप्तानी भी करेंगी। सलीमा टेटे और बहन महिमा टेटे ये दोनों इस टीम में हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे उत्साह वाली बात है कि 5 खिलाड़ी जो झारखंड की चयन हुआ है उसमें आपको 5 खिलाड़ी सिमडेगा से हैं। तो ऐसे भी सिमडेगा के बारे में कहा जाता है कि सिमडेगा में इतनी क्षमता है वो भारतीय महिला टीम की पूरी पंक्ति को खड़ा कर सकता है। लेकिन इस बार जो देखिए सबसे एक जो तस्वीर आई है कि सलीमा टेटे के साथ उनकी बहन जो है महिमा टेटे का चयन हुआ। महिमा टेटे सलीमा टेटे से छोटी हैं और कप्तानी सलीमा टेटे के हाथों में है। ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और अंजना डुंगडुंग, फिर आपको 3 नए खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो ये जाहिर है कि झारखंड में जिस तरीके से एक नई फौज तैयार हो रही है हॉकी खिलाड़ियों को लेकर, वो तस्वीर भारतीय महिला टीमें फिट होती नजर आ रही है। कुल मिलाकर ये समझिए कि जो ब्यूटी जो डुंगडुंग है से तरह फॉरवर्ड है, सलीमा टेटे से तरह फॉरवर्ड है। और ऐसे में जो फॉरवर्ड आमतौर पर कहा जाता है कि फॉरवर्ड खिलाड़ी आपको पंजाब से निकलते हैं, उड़ीसा से निकलते हैं, लेकिन हाल के दिनों में झारखंड के खिलाड़ियों ने इस मिथक को तोड़ दिया है। सलीमा टेटे ने खास कर पहचान बनाई है, तेजी से स्फूर्ति से गोल दागती हैं। तो तेज फॉरवर्ड आप झारखंड से भी निकलने लगे हैं और उसी की तस्वीर की महिमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग आपको नजर आ रही है। तो वैसे में जो नए जो चेहरे हैं जो आपको भारतीय टीम में अपनी पहचान बनाने निकले हैं, वो झारखंड से अब इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। मतलब कि 26 सदस्यीय टीम की घोषणा हुई है, 5 आपको झारखंड से हैं। एक समय ऐसा भी था कि झारखंड के खिलाड़ियों की संख्या 8 तक पहुंची थी। तो जाहिर है कि अभी भी कुछ खिलाड़ी जो हैं आपको कैंप में हैं और वहां से भी कुछ खिलाड़ियों का अगर अगला दौरा जो होता है, फिलहाल ये दौरा तो ऑस्ट्रेलिया दौरा के लिए चयन इसके लिए किया गया है, लेकिन जब नेक्स्ट दौरा होगा अब्रॉड के लिए तो उनमें से जो खिलाड़ी आपको कैंप में और शामिल है, जैसे निकी प्रधान हो गई और भी खिलाड़ी हैं, तो उनके चयन का भी रास्ता खुलेगा। बिल्कुल संजय, बहुत गर्व की बात है कि सिमडेगा से 5 महिला इस टीम में शामिल हुई हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक शंभू यादव के साड़ी वितरण समारोह में महिलाओं के बीच भगदड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख सकता है कि साड़ी लेने के दौरान महिलाएं किस तरह एक दूसरे पर गिर रही हैं। वहीं इसके बाद आरजेडी विधायक शंभू यादव गुस्से में महिलाओं के ऊपर साड़ी चलाते हुए दिख रहे हैं। यह वीडियो 11 अप्रैल का बताया जा रहा है। प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव इस दिन विधायक के आवास पर पेट्रोल पंप और गोदाम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और इसी मौके पर साड़ी वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। इस कार्यक्रम में साड़ी लेने के लिए काफी संख्या में महिलाएं विधायक शंभू यादव के आवास पर पहुंच गई थी।
ना देता। क्या करना है उनका बेटे? कुछ ना कल कोयन का। हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र में यज्ञ नगर भ्रमण के दौरान हुए पथराव के बाद दो समुदाय के बीच झड़प के बाद स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। देखिए, घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही सियासत भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। हजारीबाग में शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। दरअसल रविवार को बरकट्टा के झुरझुरी गांव में तरबेचवा मस्जिद के पास यज्ञ नगर भ्रमण के दौरान पथराव हुआ, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गईं। पथराव और हिंसा से नाराज लोगों ने जीटी रोड जाम कर और आगजनी कर विरोध जताया। उपद्रवियों ने घर में रखे पुआल में आग लगा दी। इसके पहले भी 26 फरवरी को हजारीबाग में शिवरात्रि के मौके पर बवाल हुआ था। झंडा बांधने को लेकर दो समुदाय में झड़प हुई थी, जिसमें गाड़ियों और दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। 24 मार्च को भी हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान बवाल के बाद हालात संभालने को लेकर पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी। हवाई फायरिंग की भी नौबत आ गई थी। अब बरकट्टा में यज्ञ जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प को लेकर सियासत तेज है। हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने इसके लिए कमजोर प्रशासनिक तंत्र को जिम्मेदार ठहराया है। तो सोचिए कि अगर कोई इस प्रकार की घटना हमेशा अगर होती है तो जरूर कहीं न कहीं प्रशासन से चूक हो रहा है, तभी हो रहा है, या प्रशासन के प्रति लोगों का डर कम हो गया तभी हो रहा है। प्रशासन अगर सख्ती से काम करे तो शायद ये जो अभी हो रहा है ये देखने को नहीं मिलेगा। हजारीबाग में दो समुदाय के बीच झड़प के बाद प्रशासन ने कानून तोड़ने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की जा रही है। एक आदमी का हमको चोट लगने की सूचना है। एक एजेड आदमी है, उनको कहीं पत्थर पैरोल में लगा था। तो अभी तक जो हम लोग को अभी सूचना मिली है मात्र एक आदमी को। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई अभी तक की। अभी स्थिति सामान्य है सर? बिल्कुल सामान्य है। स्थिति सामान्य है, शांतिपूर्ण है और सभी से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। अभी स्थिति नियंत्रण में है। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स भी उपस्थित हैं। लगातार हिंसक घटनाओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या हजारीबाग पुलिस को हिंसा नहीं दिख रही और क्या हजारीबाग पुलिस हिंसा रोकने में फेल है। न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। मोतिहारी के चटबलिया गांव में एक बंद घर में जोरदार धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है। धमाका इतना जोरदार था कि घर की ईंट, चौखट और दरवाजे उड़ गए। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। थाना पुनवा चैनपुर के छोटे लाल दुबे पिता स्वर्गीय कपिल दुबे के घर विस्फोटक की आवाज़ सुनाई दी है। वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि छोटे लाल दुबे का घर किसी विस्फोटक पदार्थ से फटने से अस्त व्यस्त हो गया है। किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुआ है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वैशाली में फर्जी लोन कंपनी और मनरेगा मजदूरों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। साइबर टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 309 एटीएम, 278 सिम कार्ड और मनरेगा के दस्तावेज और दर्जनों मेजरमेंट बुक बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पहले तो ये ठग मनरेगा मजदूरों का पैसा डकार लेते थे, फिर उस पैसे से फर्जी लोन कंपनी खोलकर लोगों से लोन देने के नाम पर ठगी करते थे। मुखबिर की सूचना पर गाजीपुर थाना क्षेत्र के पैतिया गांव में साइबर डीएसपी ने छापा मारा और आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांव के लोगों का अकाउंट खुलवाते हैं। फिनो पेमेंट बैंक का सारा एटीएम बरामद हुआ जो फिनो पेमेंट बैंक का है और उस सारे एटीएम जो है गांव वालों के नाम पे, गांव के ग्रामीणों के नाम पे और उनके नाम पर ही सिम लिंक्ड है उस अकाउंट से। जो सिम बरामद हुआ है 234 सिम, वो सभी एटीएम कार्ड से इनके द्वारा जो है मनरेगा का जब पैसा आता था तो इनके द्वारा उस पैसे की निकासी एटीएम से कर ली जाती थी और उस सिम को जो है इनके पास रख। आंधी बारिश से गोपालगंज जिले के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं और दलहन की फसल बर्बाद हो गई है। कृषि विभाग नुकसान का सर्वे करा रहा है। अगर फसल 33% से ज्यादा बर्बाद हुई है तो सरकार मुआवजे का ऐलान करेगी। संवाददाता गोविंद कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। गोपालगंज में आई आंधी, पानी और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। गोपालगंज के किसान
फसल बर्बाद होने से परेशान हैं और अपनी खेतों में आकर इस वक्त फसलों को सुखाने में लगे हुए हैं। ये गोपालगंज के सदर प्रखंड के मिरलीपुर और माझा प्रखंड के छपिया गांव की तस्वीर है, जहां पर किसान जो है मायूस होकर बर्बाद हुए फसलों को देख रहे हैं और फसल जो पानी में डूब चुके थे और भीग चुके थे उन्हें सुखाने में जुटे हुए हैं। किसानों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी परेशानी है। बारिश में सब फसल काला हो गया है और बारिश के वजह से वो जो उसका मार खा गया है। बारिश 3-4 दिन से यही मौसम है, बारिश हुआ, पत्थर भी गिरा है, अभी उलाट पुलाट रहे हैं। अब क्या करेंगे, फिर देख रहे हैं आज का भी मौसम हुई है। कृषि विभाग से कोई कुछ नहीं है, कुछ सर्वे वर्वे कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप लोग को फसल बीमा मिला? नहीं, बीमा भी नहीं हुआ है, नहीं मिला है। बारिश से नुकसान हो गया, हमनी के बड़ बटैया लेके बोले बानी सन, कर्जा हम काट के लगा के बूदनी सब, अब हमनी के खेते में बर्बाद हो गई। तो हमनी के अब कैसे जियल जाई, खाइल जाई, अब रोवल नहीं जानता नहीं लोग। सरकार जानती है ना? हाँ, सरकार जानती है। अच्छा, मुआवजा आप लोग को मिल रहा है? ना, मुआवजा नहीं मिल रहा है ना। तो किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से फसल बर्बाद हो गए हैं, नुकसान हो गए हैं। हालांकि कृषि विभाग की ओर से कहा गया कि फसल जो बर्बाद हुए हैं, नुकसान हुए हैं, उसका सर्वे कराया जा रहा है, आकलन कराया जा रहा है और 33% तक यदि फसल नुकसान होंगे तो उन्हें बीमा का लाभ मिलेगा। लेकिन किसान मायूस हैं क्योंकि सरकार की ओर से अब तक उन्हें बीमा की राशि नहीं मिल पाई है और किसान फसलों के नुकसान को लेकर चिंतित भी हैं। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी बारिश होगी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट लगातार जारी किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।